नाउ नेक्स्ट हम आते हैं डिसऑर्डर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। तो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म से क्या क्या डिसीजेस हो सकती हैं, डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, जैसे डायबिटीज़ मेलाइटस हो सकता है, हाइपर इंसुलिनेमिया हो सकता है, देन गैलेक्टोसेमिया, देन हाइपोग्लाइसीमिया, देन ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसीज़, और एक होता है ग्लाइकेटेड प्रोटीन्स। ये ग्लाइकेटेड प्रोटीन्स बेसिकली डिसऑर्डर नहीं है, पर इसको मैंने यहाँ पर कवर किया है इस पूरे वीडियो में। तो इस पूरे वीडियो में हम पढ़ेंगे ये सारे टॉपिक्स। तो पहला हम लेते हैं डायबिटीज़ मेलाइटस। डायबिटीज़ मेलाइटस बेसिकली एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जो ह्यूमंस में, डॉग्स में, किड्स में, लेव एनिमल्स में होता है, लेकिन ये हॉर्सेस, कैटल, शीप, पिग में नहीं देखा गया है या बहुत कम मिलता है। ये क्रोनिक डिसीज़ है जो कि इंसुलिन डेफिशिएंसी से होती है, और इसमें ग्लूकोज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता है, जिसके कारण ब्लड सर्कुलेशन में हाइपरग्लाइसीमिया की कंडीशन बनी रहती है। अब यहाँ पर ब्लड ग्लूकोज लेवल नॉर्मल डॉग में 65 to 118 है, तो कुछ नॉर्मल वैल्यूज़ मैंने यहाँ लिखी हैं। और रीनल थ्रेशोल्ड लेवल ऑफ ग्लूकोज जो है वो डॉग में 180 से 200, सॉरी 200, यहाँ गलत लिख दिया, 180 से 200 है। इसका मतलब ये हुआ कि डॉग में नॉर्मली जो ब्लड ग्लूकोज होता है वो 65 से 118 तक होता है, मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक। लेकिन जब ब्लड में लगभग 1260, मैंने यहाँ पर लिखा भी है, लगभग 1260 1260 मिलीग्राम पर डेसीलीटर ग्लूकोज हो जाता है। इस कंडीशन में ग्लूकोज जो होता है वो मेंटेन रखने के लिए ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट से फिल्ट्रेशन हो जाता है, और वहाँ से यूरिन में ग्लूकोज यूरिन में जाने लगता है। तो ये लेवल जो होता है रीनल थ्रेशोल्ड लेवल हो जाता है ये 180 से 200 का, जब ब्लड में ग्लूकोज लेवल होता है 1260 का। तो ये एक मैकेनिज़्म है जिसमें ग्लूकोज मेंटेन रहे ब्लड में। ओके, तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट से ग्लूकोज पास्ड आउट थ्रू द किडनी एंड लीड्स टू ग्लाइकोसूरिया। तब यूरिन में ग्लूकोज के आने को ग्लाइकोसूरिया कहते हैं। ग्लूकोज डिपोजिशन लीड्स टू कैटरेक्ट एंड ऑर्गन डिसफंक्शन। ये जो ग्लूकोज होता है बॉडी में अलग अलग जगह डिपॉजिट हो जाता है ऑर्गन्स में, और कैटरेक्ट भी करता है ये, और अदर डिसफंक्शन करता है। एटियोलॉजी मेनली ये दो रीज़न से होता है। पहला रीज़न ये है कि डिस्ट्रक्शन ऑफ बीटा सेल्स ऑफ आइलेट्स ऑफ लिंगरेंस। अगर बीटा सेल्स काम नहीं करेगी तो इंसुलिन रिलीज़ नहीं होगा। दूसरा है कि इंसुलिन तो रिलीज़ हुआ, लेकिन इंसुलिन जिन सेल रिसेप्टर के ऊपर बाइंड होना चाह रहा है वो सेल रिसेप्टर बिकॉज ऑफ एनी एंटीबॉडी एंटागोनिज्म, या फिर ऑटो इम्यूनिटी, है ना, या फिर सेल रिसेप्टर नॉन एक्टिविटी, या मॉर्फोलॉजी उसकी अगर चेंज हो गई हो, तो ऐसी कंडीशन में सेल रिसेप्टर काम नहीं करते हैं। इसके बाद आते हैं कुछ ड्रग्स हैं जिससे स्टेरॉइड देते हैं, एंटी रिट्रोवायरल ड्रग्स हैं, बीटा ब्लॉकर्स हैं, ये हाइपरग्लाइसीमिया करते हैं। इसके बाद जो पेंक्रिएटाइटिस हो गया, या कोई इन्फ्लेमेशन है, या ओबेसिटी है, स्ट्रेस है, इन्फेक्शन है, या फिर स्ट्रम की कंडीशन है, तो इस कंडीशन में भी डायबिटीज़ मेलाइटस होता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ रिसेप्टर एंड ऑन द बेसिस ऑफ बीटा सेल्स ये दो भागों में डिवाइड है। पहला है टाइप 1 डायबिटीज़, फिर टाइप 2 डायबिटीज़। टाइप 1 यानी कि इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़, IDDM एंड NIDDM, इंसुलिन नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट। तो IDDM में क्या होता है, फ्रिक्वेंसी इज़ वेरी लेस, 10 to 20% ही मिलती है, ये 80 to 85% मिलता है। इसको हम टाइप 1 डायबिटीज़ कहते हैं, इसको हम टाइप 2 डायबिटीज़ कहते हैं। देन ये जुवेनाइल ऑनसेट बच्चों में ज़्यादा मिलता है, लगभग 15 ईयर्स एज की ओल्ड एज में, और ये ओल्ड एज में ज़्यादा मिलता है, और मिडिल एज में ज़्यादा मिलता है, अबाउट 35 ईयर्स ओल्ड के बाद में मिलने लगता है। मेल्स इसमें ज़्यादा सफ़र करते हैं, जबकि डायबिटीज़ सेकंड में, टाइप 2 में फीमेल ज़्यादा सफ़र करती हैं। इसका ऑनसेट वेरी रैपिड रहता है, इसका ग्रेजुअली स्लो होता है, ठीक है। इसमें कीटो एसिटिक एसिड्स और कीटोन बॉडीज़ बनते हैं, और जिसके कारण डायबिटिक कोमा होता है, जबकि इसमें कीटो एसिडिक एसिड नहीं बनते हैं, बहुत रेयर बनते हैं। ये
जनरली ह्यूमन और एनिमल में इसमें बॉडी वेट थिन हो जाता है और अंडर बॉडी वेट हो जाता है, जबकि इसके अंदर ओबेसिटी बढ़ती है। 2 to 3 3rd पर्सन में देखा गया है कि ओबेसिटी बढ़ती है इसमें। इसमें इंसुलिन डेफिशिएंसी होती है और बीटा सेल बिकम एग्जॉस्टेड एंड नो इंसुलिन प्रोड्यूस्ड, जबकि यहाँ पर बीटा सेल्स रिस्पॉन्स नॉर्मल होता है। टाइप सेकेंड डेवलप्ड ड्यू टू नॉन फंक्शनल इंसुलिन रिसेप्टर और इंसुलिन एंटागोनिज्म। इसमें इंसुलिन का कंसंट्रेशन नॉर्मल रहता है। ठीक है, ये नॉर्मल इंसुलिन थेरेपी इज़ नेसेसरी और इसमें डाइटरी कंट्रोल करना पड़ता है। हाइपोग्लाइसेमिक ओरल थेरेपी देना होती है, जैसे कि हम सल्फोनाइल यूरियाज देते हैं। तो सल्फोनाइल यूरियाज क्या करता है, हाइपोग्लाइसीमिया क्रिएट करता है, ग्लूकोज का कंसंट्रेशन ब्लड में घटाता है। ओके, इसमें क्या होता है, कुछ ऑटो इम्यूनिटीज़ वगैरह के रीज़न से भी हम देखते हैं कि टाइप फर्स्ट डायबिटीज़ मिलती है। अब क्लिनिकल सिम्टम्स क्या है, देखो पॉलीडिप्सिया मिलेगा, पॉलीयूरिया मिलेगा, ओबेसिटी मिलेगी या फिर लॉस ऑफ वेट मिलेगा। ओबेसिटी मिलेगी टाइप सेकेंड डायबिटीज़ में और लॉस ऑफ वेट मिलेगा टाइप फर्स्ट डायबिटीज़ में। ठीक है, कीटो एसिडोसिस मिलेगी, ये कीटोन बॉडी फॉर्मेशन भी टाइप फर्स्ट डायबिटीज़ में मिलेगा। और एक्सेस ग्लूकेगॉन इन द ब्लड पिक्चर, कभी कभी देखा गया है कि ब्लड में ग्लूकागॉन ज़्यादा मिलता है, क्योंकि इंसुलिन कम हो गया तो ग्लूकागॉन काउंटरएक्ट इफेक्ट है इसका, तो ये ग्लूकागॉन ज़्यादा मिलेगा। इसमें एक इफेक्ट होता है सोमोगोई इफेक्ट, सोमोगोई SOMOGY। सोमोगोई इफेक्ट ये होता है कि इट हैपन्स व्हेन यू टेक इंसुलिन बिफोर बेड एंड वेकअप विथ हाई ब्लड शुगर लेवल ड्यू टू ग्लूकेगॉन इफेक्ट। नाइट में सोए, ग्लूकोज का कंसंट्रेशन कम करने के लिए इंसुलिन लेकर के सोए, लेकिन जब सुबह उठे तो इंसुलिन के अगेंस्ट ग्लूकागॉन ने काम करा और वापस से हाइपरग्लाइसीमिया कर दिया। ये जो है इसको हम सोमोगोई इफेक्ट कहते हैं। तो ये था हमारा डायबिटीज़ मेलिटस। अब सेकंड डिसीज़ आती है हाइपर इंसुलिनिज्म या फिर हाइपर इंसुलेमिया। हाइपर इंसुलेमिया ये जनरली डॉग और ह्यूमंस में मिलता है, इंसुलिन इसमें ज़्यादा होता है। क्या रीज़न है, कोई पेंक्रियाटिक ट्यूमर हो सकता है जो बेनाइन कंडीशन का हो, या ट्यूमर ऑफ बीटा सेल्स हो सकता है, या पेंक्रियाटिक ओवर एक्टिविटी हो सकती है। इट लीड्स टू हाइपोग्लाइसीमिया, क्योंकि इंसुलिन इसमें जो है इंसुलिन बहुत ज़्यादा बनेगा तो हाइपोग्लाइसीमिया होगा, वीकनेस मिलेगी, एपैथी मिलेगी। तो हाइपोग्लाइसीमिया से रिलेटेड जो भी कंडीशन है, वीकनेस है, एपैथी है, फेंटिंग है, कन्वर्जेंस एंड कोमा, क्योंकि हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन में ग्लूकोज लेवल बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है, लगभग 55 मिलीग्राम पर डेसीलीटर चला जाता है, और इंसुलिन लेवल बहुत ज़्यादा चला जाता है, वो 20 माइक्रो यूनिट पर ml से भी ऊपर चला जाता है। इसका ट्रीटमेंट यही है कि इसमें हमें ग्लूकोज डाउन जा रहा है तो ग्लूकोज थेरेपी देना पड़ेगी, पर ये बहुत लंबे टाइम तक काम नहीं करती है, इसलिए हमें सर्जिकली जो भी ट्यूमर हुआ है पेंक्रियाज में उसको रिमूव करना पड़ेगा। नेक्स्ट डिसीज़ है गैलेक्टोसेमिया। तो गैलेक्टोसेमिया बेसिकली डिस्टर्बेंस इन गैलेक्टोज मेटाबॉलिज्म के कारण होता है, और एक एंजाइम जो कि इस मेटाबॉलिज्म में हेल्पफुल है उसके डिफिशिएंट होने के कारण होता है। ये एंजाइम है GALT, यानी कि गैलेक्टोज 1 फॉस्फेट यूरिडीन ट्रांसफरेज। गैलेक्टोज 1 फॉस्फेट यूरिडीन ट्रांसफरेज, तो ये एंजाइम की डेफिशिएंसी इन्फेंट में देखी गई है, और ये इन्फेंट की ही डिसीज़ है, चाइल्ड की डिसीज़ है, बच्चों की डिसीज़ है। ये एक ऑटोसोमल डिसऑर्डर है। ये कैसा डिसऑर्डर है, ये एक ऑटोसोमल डिसऑर्डर है। नॉर्मली जो रिएक्शन होती है वो ये होती है कि गैलेक्टोज 1 फॉस्फेट UDP ग्लूकोज के प्रेजेंस में और गाल्ट के प्रेजेंस में, एंजाइम के प्रेजेंस में UDP गैलेक्टोज में कन्वर्ट हो जाता है, ग्लूकोज का फॉस्फोराइलेशन कर देता है। ठीक है, पर एबनॉर्मली ये होता है कि गैलेक्टोज जो होता है वो एक एल्डोज रिडक्टेज एंजाइम के प्रेजेंस में गैलेक्टिटॉल बनाता है। गैलेक्टिटॉल एक शुगर एल्कोहल है, ये बहुत स्वीट एल्कोहल होती है, और ये गैलेक्टिटॉल को हम डल्सिटॉल भी कहते हैं। ये नॉर्मली बहुत सारे ड्रग कंपोजिशन में मिलती भी है। तो गैलेक्टिटॉल जो होता है वो एक्यूमुलेट होने लगता है अलग अलग ऑर्गन्स में, जैसे लेंस में, लीवर में, किडनी, नर्वस टिश्यूज़ में, सेमिनल वेसिकल में। जब लेंस में डिपॉजिट होता है तो कैटरेक्ट करता है, लीवर में डिपॉजिट होता है तो हेपेटोमेगली करता है, और साथ में जॉइंटिस करता है।
किडनी में डिपॉजिट होता है तो किडनी डैमेज करता है, नर्वस टिश्यू में डिपॉजिट होता है तो ब्रेन डैमेज करता है और बाद में मेंटल रिटार्डेशन भी करता है। ऐसी कंडीशन में जब हम बच्चों के लिए बेसिकली मेन सोर्स क्या होता है, मेन सोर्स होता है गैलेक्टोज फॉर द एनर्जी। अब जब गैलेक्टोज नहीं मिलेगा तो सीधी सी बात है वेट लॉस होगा। ठीक है, अब जब ये डिपोजिशन हो रहा है आई लेंस में तो कैटरेक्ट करता है, पर कैटरेक्ट केट में नहीं देखा गया है। इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं कि केट जनरली मिल्क लवर होती है, मिल्क पीती है, इसलिए उसके कंडीशन में ये जो एंजाइम है एल्डोज रिडक्टेज, इसकी एक्टिविटी इतनी ज़्यादा नहीं हो पाती है ना, तो ये गैलेक्टोज से गैलेक्टिटॉल में कन्वर्ट नहीं हो पाता। तो कैटरेक्ट जो है केट की केस में नहीं मिलता है, जबकि डॉग की केस में कैटरेक्ट मिलता है। अब थेरेपी क्या देंगे, बच्चों से हम ऐसे बच्चों का हम मिल्क विड्रॉ करवा लेंगे, ज़्यादा मिल्क नहीं पिलाएंगे ऐसे बच्चों को, या फिर ऐसी डाइट देंगे जिसमें गैलेक्टोज नहीं है ना, गैलेक्टोज लेकिंग डाइट देंगे। अब नेक्स्ट डिसीज़ आती है हाइपोग्लाइसीमिया इन बेबी पिग्स। बेबी पिग्स में ये देखा गया है कि ये स्पेशली बेबी पिग्स में ही होती है, लैम्स में, कॉफ्स में और फूल्स में नहीं होती है। इसका रीज़न ये है कि जैसे ही पार्चुरेशन होता है पिगलेट्स में, वो किसी भी रीज़न से अगर मिल्क नहीं ले पाएँ, है ना, अपनी मदर का मिल्क नहीं ले पाएँ, जैसे किस कंडीशन में, या तो मदर के केस में मास्टाइटिस हो जाए, या मदर को एग्लेक्शिया हो रहा हो, है ना, या फिर मेट्राइटिस हो रहा हो, और या फिर पिग्स का जो इन्फेंट है, मतलब जो पिग है, पिगलेट है, उसमें एनीमिया हो रहा हो, या उसको इन्फेक्शन हो रहा हो, या उसको फीवर हो, या उसको किसी भी टाइप की डिसीज़ हो, तो इसके कारण जब वो पार्चुरेशन होने के तुरंत बाद जब मिल्क सक नहीं कर पाता, तो ऐसी कंडीशन में जो बेबी पिग्स हैं वो हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन में चले जाते हैं। अब इसमें क्या होता है, एट द टाइम ऑफ बर्थ जो ग्लूकोज लेवल होता है ना, वो तो अच्छा खासा होता है, वो होता है मोर देन 110 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। लेकिन अब चूंकि सकलिंग नहीं हो पा रही है, तो सकलिंग नहीं हो पाने से जो ग्लूकोज लेवल है वो डाउन होने लगता है 24 टू 36 आवर्स में। अब जो लीवर ग्लाइकोजन भी गॉड ने दिया है वो अच्छा खासा दिया है, एट द टाइम ऑफ बर्थ वो होता है 14.8%। लेकिन ये भी क्या होता है, जैसे ही डेथ होती है ना, तब तक ये धीरे धीरे ग्लाइकोजन भी कंज्यूम हो जाता है और डेथ तक अब्सेंट हो जाता है। तो अल्टीमेटली ना तो ग्लूकोज बचा ना ग्लाइकोजन बचा, तो जो सिम्टम्स मिलते हैं वो सिम्टम्स मिलते हैं एपेथी, वीकनेस होगी, कन्वल्जन्स आएंगी, कोमा होगा, डेथ हो जाएगी। और यदि नॉर्मली ये होता है कि जैसे ही पार्चुरेशन होता है और बेबी पिग्स की सकलिंग हो जाती है, तो सकलिंग करते ही, मिल्क सकल करते ही लगभग 10 डेज तक के जो पिगलेट्स होते हैं वो सरवाइव कर जाते हैं बाद में। और फिर बाद में अगर ये उनका स्टारवेशन भी हो जाए, भूखे भी रह जाएं, तो भी लगभग वो 3 वीक्स के बाद तक भी सरवाइव कर पाते हैं इन द हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशन, है ना। ये तो नॉर्मली होता है। लेकिन पार्चुरेशन के बाद अगर मिल्क नहीं मिला है, तो आप ये समझ लीजिए कि इनमें जो ग्लूकोनियोजेनिक एक्टिविटी है, मतलब फैट से भी ग्लूकोज का आना या फिर प्रोटीन से भी ग्लूकोज का आना, ये एक्टिविटी बहुत अंडर डेवलप्ड होती है इन पिगलेट्स। तो अंडर डेवलप होने के कारण जो ग्लूकोनियोजेनिक एंजाइम्स होते हैं वो भी वर्क नहीं कर पाते हैं और इनएडिक्वेट होते हैं बर्थ के टाइम पर। और ये जो ग्लूकोनियोजेनिक एक्टिविटी यदि नॉर्मली सकलिंग करेगा पिग, तो वो 1 से 2 सप्ताह के बाद में एक्टिवेट हो जाते हैं। ठीक है, तो 2-4 दिन 5 दिन के अंदर पिगलेट्स की डेथ हो जाती है हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन में। तो ये थी नेक्स्ट डिसीज़। अब आते हैं अगले डिसीज़ पे, वो है ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसीज़। तो जो ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसीज़ होती है वो पैथोलॉजिकल एक्मुलेशन ऑफ ग्लाइकोजन इन टिश्यू। अब ग्लाइकोजन हमें पता है, ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनता है। ये पूरी जो हमने अभी एक मेथड यहाँ पढ़ी थी, मैंने पूरी रिएक्शन भी लिखी है इसकी। देखिए ये पूरी एक रिएक्शन भी मैंने यहाँ लिखी थी कि अच्छा ये यहाँ पर ये फर्स्ट मैसेंजर नहीं है ना, ये सेकंड मैसेंजर है साइक्लिक एमपी, ये याद रखना, ये मैंने यहाँ गलत लिख दिया था, सेकंड मैसेंजर है। तो जो ग्लाइकोजन है वो ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। तो ये ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं हो पाता बिकॉज ऑफ ये इसमें जितने भी टाइप की जो एंजाइम्स इन्वॉल्व हो रहे हैं वो एंजाइम्स का कहीं ना कहीं लेक्यूना रहता है।
तो इस टाइप से इस डिसीज़ को हम बोलते हैं ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसीज़। ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसीज़ जो होती है वो 8 टाइप की होती है, सॉरी वो 11 टाइप की होती है, ठीक है, 11 टाइप की होती है। देयर आर 11 टाइप्स ऑफ ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसीज़। तो इसमें टाइप फर्स्ट से लेकर टाइप 10th तक होता है, फिर एक टाइप 0 होता है। तो अलग अलग नाम है इसके। जो टाइप फर्स्ट ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसीज़ है उसको हम कहते हैं क्लासिकल वॉन गिरकेज डिसीज़, क्लासिकल वॉन गिरकेज डिसीज़। और इट इज़ ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज। इसमें क्या होता है, जो ग्लाइकोजन होता है वो लीवर में और नॉन रिस्पॉन्स ऑफ लीवर में डिपोजिशन होता है इसका, और इट इज़ बिकॉज ऑफ नॉन रिस्पॉन्स ऑफ इपिनेफ्रिन एंड ग्लूकागॉन। ऐसे ही टाइप सेकंड है, टाइप सेकंड को हम पोम्स डिसीज़ कहते हैं, POMP, पोम्स डिसीज़। पोम्प डिसीज़ कहते हैं, इसमें डेफिशिएंसी होती है एसिड अल्फ़ा ग्लूकोसाइडेज एंजाइम की, एसिड अल्फ़ा ग्लूकोसाइडेज, इसको AAGS भी कहते हैं, पोम्स डिसीज़। जनरली इसमें जो ग्लाइकोजेनेसिस होती है वो होती है लाइसोसोमल एक्यूमुलेशन, लाइसोसोम में होती है ग्लाइकोजेनेसिस, ठीक है, और वहाँ एक्यूमुलेशन हो जाता है। ग्लाइकोजेनेसिस होने के बाद वो एक्यूमुलेट हो जाता है लाइसोसोमल में, लाइसोसोमल एंजाइम्स के वहाँ पे जा करके। फिर तीसरी होती है कोरीज डिसीज़, टाइप थर्ड को हम बोलते हैं कोरीज डिसीज़। कोरीज डिसीज़ बेसिकली जो डी ब्रांचर एंजाइम है एमाइलो 16 ग्लूकोसाइडेज, एमाइलो 16 ग्लूकोसाइडेज, इसकी डिफिशियंसी के कारण होता है। इसको हम डेक्सट्रीनोसिस भी कहते हैं, इस टाइप 3 को डेक्सट्रीनोसिस भी कहते हैं। इसमें भी इपिनेफ्रिन का और ग्लूकागॉन का कोई रिस्पांस नहीं मिलता है, तो जैसे ही ये डिपोजिशन होता है तो हेपेटोमेगली होती है, कार्डियोमेगली होती है और डेथ हो जाती है। फोर्थ नंबर की डिसीज़ है टाइप 4, इसको हम एंडरसन्स डिसीज़ कहते हैं। क्या कहते हैं? एंडरसन्स डिसीज़। ये बेसिकली जो ब्रांचर एंजाइम की डेफिशिएंसी से होता है, और ब्रांचर एंजाइम नहीं मिल पाने के कारण ये इसमें भी वही होता है, हेपेटोमेगली होती है, कार्डियोमेगली होती है और डेथ हो जाती है। ये जो है इसके सारे क्लिनिकल सिम्टम्स जो हैं टाइप 3 से मिलते जुलते हैं। फिर टाइप 5 पे आते हैं। टाइप 5 जो होता है इसको हम मैक-आर्डलेज डिसीज़ भी कहते हैं। मैक-आर्डलेज डिसीज़ बेसिकली जो मसल फास्फोराइलेज एंजाइम है उसकी डेफिशिएंसी से होता है। इसके बाद नेक्स्ट है टाइप 7 डिसीज़, ये जो LP यानी कि लीवर फास्फोराइलेज एंजाइम की डेफिशिएंसी से होता है। इसके बाद टाइप 7 नंबर की डिसीज़ है, इसको हम तरुई डिसीज़ भी कहते हैं, तरुई डिसीज़। तो तरुई डिसीज़ इसलिए कहते हैं, तरुई डिसीज़ कहते हैं कि इसमें बेसिकली मसल फास्फोफ्रक्टोकाइनेज एंजाइम की डेफिशिएंसी हो जाती है ना, PFK, मसल फास्फोफ्रक्टोकाइनेज की डेफिशिएंसी हो जाती है, और ये जो ग्लूकागॉन होता है, ग्लाइकोजन होता है, वो मसल में एक्यूमुलेट हो जाता है। इसके बाद टाइप 8 नंबर की जो डिसीज़ है वो बेसिकली ल्यूकोसाइट एंड हेपेटिक फास्फोराइलेज काइनेज के कारण होती है। इसको हम PBK भी कहते हैं। तो ल्यूकोसाइट और हेपेटिक फास्फोराइलेज एंजाइम की डेफिशिएंसी से टाइप 8 डिसीज़ होती है। अब इसमें हमने देखा है कि टोटल 11 टाइप के ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसीजेज हैं, और ये सभी बेसिकली ऑटोसोमल रिसेसिव मोड ऑफ इनहेरिटेंस के कारण होते हैं। ये सारी डिसीज़ ऑटोसोमल रिसेसिव मोड ऑफ इनहेरिटेंस के कारण होती हैं, एक्सेप्ट टाइप 8। टाइप 8 जो होता है वो सेक्स लिंक्ड होता है। इसके बाद में ये सारी जो हैं इसमें सभी में जो ग्लाइकोजन स्ट्रक्चर है वो नॉर्मल रहते हैं, लेकिन टाइप 3 और 4 में एबनॉर्मल ग्लाइकोजन स्ट्रक्चर मिलता है, क्योंकि टाइप 3 और 4 में जो रहता है वो डी ब्रांचर और ब्रांचर एंजाइम की डेफिशिएंसी कारण ही होता है, ठीक है। अब ये देखा गया है कि जो 11 टाइप हैं उसमें टाइप 1, 2, 3 और 8, टाइप 1, 2, 3 और 8 ये एनिमल्स में भी मिलते हैं। तो ये डिसीज़ जो होती है 1, 2, 3 और 8 वाला फॉर्म जो होता है एनिमल्स में भी मिलता है। अब हम इसमें टाइप 7 नंबर की जो डिसीज़ है जो डॉग में मिल रही है उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। हमने ये पढ़ा था अभी कि जो टाइप 7 होता है उसको हम टरुई डिसीज़ कहते हैं, और ये जो टरुई डिसीज़ होती है बेसिकली इसमें एक्यूमुलेशन होता है मसल में, है ना, फास्फोफ्रक्टोकाइनेज की डेफिशिएंसी के कारण।
लेकिन यहाँ डॉग में क्या होता है, मसल में डिपोजिशन नहीं होता। मसल में डिपोजिशन की जगह डॉग एक्सप्रेस करता है हीमोलाइटिक एनीमिया। अब हीमोलाइटिक एनीमिया क्यों होता है? क्योंकि जो फास्फोफ्रक्टोकाइनेस का जो एक आइसो एंजाइम है वो इरिथ्रोसाइट में डेफिशिएंट होता है, और इसके कारण ये बेसिकली इनहेरिटेड डिसीज़ है जो कि इरिथ्रोसाइट एंजाइम डेफिशिएंसी के कारण होती है। आफ्टर विग्रस हंटिंग एंड एक्सरसाइज ड्यू टू द रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हाइपर वेंटिलेशन, जब डॉग बहुत ज़्यादा भागना दौड़ना हंटिंग करता है, एक्सरसाइज करता है, तो उस कंडीशन में रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस आता है और हाइपर वेंटिलेशन, बहुत ज़्यादा सांस लेना चालू कर देता है। हाइपर वेंटिलेशन होने से क्या होता है कि रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस होती है, और रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस के कारण जो एरिथ्रोसाइट की फ्रेजिलिटी है वो बढ़ जाती है। ठीक है, तो इसके कारण हीमोलिटिक एनीमिया होता है। तो ये था ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसीज़। ये सारी डिसीज़ हो गई। अब इसमें हम एक टॉपिक एक और है, वो है ग्लाइकेटेड प्रोटीन्स। ग्लाइकेटेड प्रोटीन्स वैसे हम इसको कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में पढ़ चुके हैं और उसका एक वीडियो भी बना चुके हैं उसी के अंदर, पर इसमें मैं वापस से बता देता हूँ कि ग्लाइकेटेड प्रोटीन्स बेसिकली the phenomena of the glucose molecule irreversibly binding to the protein is widespread in the biological system और known as glycated protein। तो ये एक फिनोमेना है जिसमें ग्लूकोज जो होता है वो प्रोटीन के साथ में बाइंड होता है, तो इसको हम ग्लाइकेटेड प्रोटीन्स बोलते हैं। इस फिनोमेना को ग्लूकोज मॉलिक्यूल कोवेलेंटली बाइंड टू फ्री एमिनो ग्रुप्स ऑफ प्रोटीन्स। स्पेशली कौन सा ग्रुप होता है, वो लाइसिन होता है या वेलिन होता है, और नॉन एंजाइमेटिकली जुड़ता है। ठीक है, तो एक अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाता है और फिर बाद में ये एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाता है जिसको हम कीटोएमिन्स कहते हैं। द ग्लाइकेटेड mechanism is unstable and immediately undergoes a classical Amadori arrangement to form a stable ketoamines. Backbone of ketoamines is identical to fructose। तो ये जो इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है कीटोएमिन्स का, ये ऐसा लगता है जैसे फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर हो। तो जब ग्लूकोज हीमोग्लोबिन से जुड़ता है तो हीमोग्लोबिन से बाइंडिंग को इसको हम कहते हैं HbA1c। ग्लूकोज टोटल सीरम प्रोटीन से बाइंड होता है तो इसको कहते हैं फ्रक्टोसामीन। जब ग्लूकोज एल्ब्यूमिन से बाइंड होता है तो इसको हम बोलते हैं ग्लूको एल्ब्यूमिन। इसको हम GALB कहते हैं, इसको हम FRAM कहते हैं। ठीक है, द बाइंडिंग इज डन थ्रू आउट द लाइफ ऑफ प्रोटीन। ये जो बाइंडिंग होती है प्रोटीन के साथ, ये जब तक प्रोटीन रहता है तब तक होती है। हमें ये पता है कि हर एक प्रोटीन का अपना एक लाइफ स्पान होता है। जैसे कि हीमोग्लोबिन में जो ग्लोबिन प्रोटीन होता है, तो जो RBC का लाइफ स्पान होगा 120 दिन तक का ह्यूमंस में होता है, तो उतना ही लाइफ स्पान जो होगा उसमें ग्लोबुलिन प्रोटीन का भी होगा। तो ये जो प्रोटीन है इसका एक लाइफ स्पान होता है। तो क्या होता है कि एक हमें अगर एवरेज ब्लड ग्लूकोज लेवल देखना है तो हमें उस प्रोटीन के लाइफ स्पान के हाफ लाइफ को चेक करना पड़ेगा। हमें अगर ये पता चल जाए कि उसका हाफ लाइफ कितना है प्रोटीन का, तो हम ये बता सकते हैं कि हाफ लाइफ का उतना प्रोटीन हमें कितना अवेलेबल हुआ ब्लड में, और हम अकॉर्डिंग टू दैट हम ग्लूकोज का कंसनट्रेशन निकाल सकते हैं। तो एग्जांपल लेते हैं, जैसे HbA1c के केस में डॉग में जो RBC है, तो डॉग RBC का लाइफ स्पान 100 डेज़ है, हाफ लाइफ उसकी 60 डेज़ है। तो यानी कि ये है कि डॉग के केस में हम 60 डेज़ यानी कि बाय मंथली सैम्पलिंग लेकर के ग्लूकोज एस्टिमेशन कर सकते हैं विद द एस्टिमेशन ऑफ हीमोग्लोबिन ऑफ डॉग। केट के केस में RBC 70 डेज़ तक का लाइफ स्पान है, उसका हाफ लाइफ स्पान 40 डेज़ होता है, यानी कि 6 वीक्स इंटरवल तक हम सैम्पलिंग कर सकते हैं। 6 वीक्स इंटरवल में हमें सैम्पलिंग करना चाहिए। ठीक है, अब इससे भी बेस्ट टेक्निक आ गई है, जैसे कि फ्रक्टोसामीन जो है। फ्रक्टोसामीन में क्या होता है कि जैसे ह्यूमन के केस में टोटल सीरम प्रोटीन जो होता है वो उसका हाफ लाइफ होता है 2 to 3 वीक्स। एल्ब्यूमिन का होता है हाफ लाइफ 7 to 9 डेज। तो एल्ब्यूमिन से जितना भी ग्लूकोज बाइंड हुआ है वो 7 to 9 डेज में हम इंटरवल में सैम्पलिंग दोबारा सैम्पलिंग कर सकते हैं। तो सैम्पलिंग फ्रिक्वेंट सैम्पलिंग होती है इसके अंदर। तो हम इसमें इसको हीमोग्लोबिन से ज़्यादा प्रेफर करेंगे इस फ्रक्टोसामीन को, क्योंकि इसमें क्विक सैम्पलिंग फ्रिक्वेंट सैम्पलिंग होती है। दूसरा, ये नॉन एक्सपेंसिव होता है क्योंकि इसके जो एल्ब्यूमिन और ये जो प्रोटीन्स होते हैं ना, इसके साइज़ भी छोटे होते हैं, तो फटाफट इसका इलेक्ट्रोफोरेसिस वगैरह हो जाता है। फिर तीसरा ये है कि ये भी मोस्ट वाइडली यूज्ड टेक्निक है क्योंकि हमें बहुत जल्दी पता चल जाता है
कि कितना मतलब कम टाइम में पता चल जाता है, और बार बार हम फ्रिक्वेंटली जैसे 7 से 9 दिन है तो 7 से 9 दिन के अंदर दोबारा एनिमल को बुला सकते हैं और उसका सीरम ले सकते हैं, उसका एल्ब्यूमिन टेस्ट कर सकते हैं, उसका हम उससे ग्लूकोज एस्टिमेशन कर सकते हैं। अब इसमें जो मेथड्स है वो कौन कौन सी हैं, वो ग्लाइकेटेड प्रोटीन का मेथड पहला होता है HPLC के थ्रू आप कर सकते हो, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, या आप इलेक्ट्रोफोरेसिस से इसका कंसंट्रेशन मेज़र कर सकते हो। इम्यूनो ऐसे है। देन कोलेरीमेट्रिकली आप मेज़र कर सकते हो। कोलेरीमेट्रिकली इसमें जो है HMF-TBA, 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 HMF-TBA का कंसंट्रेशन हम मेज़र करते हैं 5 हाइड्रोक्सी मिथाइल फर्फ्यूरल थायोबार्बिटूरिक एसिड। ठीक है, तो अब एक नॉर्मल कंसंट्रेशन हम चेक कर लेते हैं। जो FRAM फ्रक्टोसामीन है केट में, उसका नॉर्मल रेफरेंस होता है, रेफरेंस वैल्यू है उसकी 219 से 347, 219 से 347 माइक्रोमोल पर लीटर, 219 से 347 माइक्रोमोल पर लीटर। और डॉग के केस में रेफरेंस वैल्यू है 259 से 344 माइक्रोमोल पर लीटर। अब ये देखो इसकी रेंज ज़्यादा है, केट वाले की रेंज ज़्यादा है, मतलब बहुत कम से लेकर बहुत ज़्यादा तक है, जबकि इसकी रेंज इससे कम है, 259 से 344 है। तो ये था ग्लाइकेटेड प्रोटीन।